केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट 4 रासायनिक साम्य। क्या आप लोग जानते हो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? रासायनिक साम्य किसे कहेंगे? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि साहब इधर रिएक्टेंट होगा और इधर प्रोडक्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेंट को। प्रोडक्ट को कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। तो हम लोग इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ एरो का इस्तेमाल करते हैं। एक एरो तो आप ऐसा इस्तेमाल करते हो, ठीक है, एक एरो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, दूसरा एरो इस तरीके का रहता है, तीसरा एरो इस तरीके का है, चौथा एरो इस तरीके का। आप देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 और 5 अलग अलग तरीके के तीर के निशान दिखाई देते हैं जब आप किसी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो, ठीक है। हम कह रहे हैं पहला एरो किसको बताता है? तो पहला एरो बता रहा है कि रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है, यानी क्रियाकारक उत्पाद में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखें एरो क्या है? ये है कि भैया आपस में इंटर कन्वर्जन होना, यानी अंतर परिवर्तन होना, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कभी भी चेंज हो सकता है। इससे डबल हेडेड एरो आता है उसको। ऐसा यदि एरो आ रहा है तो रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम को, यानी रासायनिक साम्य को। यदि ऐसा कुछ एरो आ रहा है, ठीक है, ये वाला, तो आप देखेंगे कि आगे की तरफ बढ़ने वाली रिएक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन फास्ट हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन स्लो हो रही है। ये है तो आगे की तरफ बढ़ने वाली रिएक्शन स्लो है, पीछे की तरफ जाने वाली क्या है? फास्ट हो। तो कुल मिला के जो एरो होते हैं कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो हो सकते हैं। इन 5 तरीके के एरो में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ कौन से एरो की? इक्विलिब्रियम वाले की बात कर रहे हैं, यानी रासायनिक साम्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब रासायनिक साम्य का सबसे बढ़िया उदाहरण हम लोग जानते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में वाटर है जो कि लिक्विड कंडीशन में, द्रव अवस्था में। अब इस वाटर को हमने चेंज किया और इस वाटर को हमने कन्वर्ट कर दिया वेपर स्टेट, यानी वाष्प अवस्था। तो हम देखेंगे कि लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड आसानी से इंटर कन्वर्सन हो, यानी कि साम्य अवस्था में चला गया। तो ये होता कब है? तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में यदि कोई एपरेटस है, कोई पात्र है, हमने ऐसा कोई एपरेटस ले लिया, कोई पात्र ले लिया, ठीक है। इस पात्र में यहाँ पर हमने एक बर्नर लगा दिया और इसको गर्म कर रहे हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यदि हमने कोई ढक्कन ढक दिया तो ये जो वाटर है ये कुछ देर बाद वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। ये जो वेपर है आपस में क्या होगी? कंबाइन होगी, हिंदी बोले तो संघनित हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और संघनित होकर वापस कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ आने लगेगी। तो कुछ देर बाद ऐसा होता है कि लिक्विड से वेपर बनने की दर यानी कि रेट और वेपर से लिक्विड बनने की रेट आपस में एक जैसी हो जाती है, यानी कि समान हो जाती है। इसी प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक साम्य कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो साम्य अवस्था होती है वो 2 तरीके की होती है। चैप्टर का नाम तो रासायनिक साम्य, पर साम्य अवस्था कितनी तरीके की होती है? 2 तरीके की। 2 तरीके की कौन कौन सी साम्य अवस्था है? तो एक तो पढ़ेंगे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। 2 तरीके की रासायनिक साम्य होती है। तो बात करेंगे पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम और फिर बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य की हम लोग पैरेलल बात कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी कि साहब हमने तो H2O हमारे पास में द्रव अवस्था में है और इस H2O को हमने वेपर में चेंज कर दिया, तो इसको हम लोग भौतिक साम्य कहेंगे क्योंकि इसके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज नहीं हुआ, या वो लिक्विड में है चाहे वो वेपर में, दोनों ही क्या है? वाटर है। क्लियर है? एक और रिएक्शन लिख रहा हूं, मैंने लिखा NH4Cl को मैंने वापस NH4Cl में कन्वर्ट किया, पर इसकी मैंने स्टेट चेंज कर दी, इसको सॉलिड से मैं गैस में ले गया। पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ फार्मूला सेम है, ठीक है, NH4Cl और NH4Cl, इसके फार्मूले में कोई चेंज नहीं आया। तो जब उसके रासायनिक संगठन में यानी केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी कि भौतिक साम्य कहते हैं।
क्लियर है ना, जिसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किंतु उसके रासायनिक संगठन में, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक साम्यावस्था कहते हैं। अब हम चलते केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ, रासायनिक साम्यावस्था की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक और मैंने रासायनिक साम्यावस्था का उदाहरण ले रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पर NH4Cl, ठीक, अब इस NH4Cl को कन्वर्ट किया NH3 प्लस HCl में, ऐसा कुछ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब अमोनियम क्लोराइड लोग जानते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक, अमोनिया सामान्यतः गैस अवस्था में, और HCl भी एक गैस है, ठीक। अब हमने अमोनियम क्लोराइड का कन्वर्जन NH3 और HCl में कर दिया, इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्रियाकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। आ रहा समझ में? तो भौतिक इक्विलिब्रियम यानी उसके फिजिकल स्टेट जो है उसमें तो चेंज होगा, ठीक है ना, मतलब लिक्विड से वेपर, सॉलिड से गैस, इसमें चेंज हो रहा है, किंतु उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होगा, तो भौतिक साम्यावस्था। और रासायनिक में क्या होगा, फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, उसके साथ साथ में रासायनिक सूत्र भी बदलते हैं, यानी रासायनिक संगठन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें दोनों बदलते हैं, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो दो प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, फिजिकल और केमिकल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आज इक्विलिब्रियम इन ए फिजिकल प्रोसेस, भौतिक अवस्था में इक्विलिब्रियम। हटा दो इसको। चलो हम चल रहे हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। हिंदी में लिखना चाहो तो भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। अब हम लोग जानते हैं कि जनरली किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम इन ए फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो कितनी होती है, भौतिक अवस्था 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। इसके अलावा वो भी होती है, पदार्थ की 6 अवस्था मानी गई है, कितनी, 6। हम पढ़ते कितनी, 3, ठोस, द्रव और गैस को पढ़ते हम लोग। इसके अलावा चौथी अवस्था है प्लाज्मा, पढ़ी होगी ना, चौथी प्लाज्मा। 5वीं बोस आइंस्टाइन, 5वीं होती है बोस आइंस्टाइन। 6ठी फर्मी डेराइव, ठीक है। ऐसे पदार्थ के अलग अलग स्टेट है, तो जनरली हम कौन सी पढ़ते हैं, 3 ही पढ़ते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में देखा प्लाज्मा आपने, देखिए प्लाज्मा स्टेट किसे कहोगे, जेम या जेली, जेम या जेली कौन से स्टेट है, प्लाज्मा। किसे कह सकते हैं प्लाज्मा, हम लोग एक चॉकलेट आती है जो वो एक स्पंज टाइप होती है, ठीक है ना। यदि वो ठोस हो, यदि सॉलिड है तो सॉलिड तो फ्रेश होना ही नहीं चाहिए, जिसे चाक ठोस दब रही क्या, नहीं दब रही, ठीक है। यदि द्रव है तो बहना चाहिए। तो आप जो चॉकलेट खा रहे हैं, जेली खा रहे हैं, जेम खा रहे हैं, तो वो क्या है, आप प्रेस करोगे तो प्रेस हो जाती है, दब जाती है, ठीक है। उसको फ्लो करने की कोशिश करोगे, बहाने की कोशिश करोगे तो बहती है क्या, नहीं बहती। तो ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, गैस होती तो गायब हो जाती, तो गैस भी तो नहीं है, तो इसलिए कौन सी स्टेट है वो, प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो जेम या जेली है, उसको पदार्थ की चौथी अवस्था हम लोग कह सकते हैं, होती है नहीं कह रहा हूँ, कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम इन ए फिजिकल प्रोसेस। अब भौतिक साम्यावस्था की बात करते हैं तो भौतिक साम्यावस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जैसे आप लोग जानते हो 3 प्रकार की कौन कौन सी, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली है ठोस द्रव, पहली है ठोस का द्रव में चेंज होना, ठीक है ना।
ठोस का द्रव में चेंज होना, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। हम लोग जानते हैं इसको, किसमें लिख सकता हूँ हिंदी में लिखना चाहूँ तो, बर्फ का जल में परिवर्तन, ठीक है ना, यानी आइस चेंज इन वाटर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। हमने एक थर्मस फ्लास्क लिया, ठीक है, इसमें हमने आइस क्यूब डाल दी, यानी बर्फ के टुकड़े डाल दिए, ठीक है, और इसका ढक्कन हमने ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। थर्मस फ्लास्क लिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो आइस है, यानी इस आइस का टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। अभी आइस हमने डाल दी। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ये आइस धीरे धीरे चेंज होती है, मेल्ट होती है, पिघल जाती है, और पिघल कर कहाँ जाएगी, ये लिक्विड स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि इसके द्रव्यमान में, यानी इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मास की बात करो, द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान अर्थात मास में कोई परिवर्तित नहीं होता है। किस पे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर। तो स्थिर ताप पर इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पे ये आइस जो है वो जल में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है, यानी कि साम्य अवस्था निर्मित हो जाती है। और इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठोस द्रव साम्य अवस्था या सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बर्फ और जल केवल विशेष ताप और दाब पर ही साम्य अवस्था में रहते हैं। कब कह रहे हैं, एक लाइन इसके अंदर क्या लिखना चाहते हो, लिख सकते हैं कि आइस और वाटर एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ही इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, यानी बर्फ और जल एक विशेष ताप और दाब पर साम्य अवस्था में, इस पे विशेष ताप एवं दाब पर, यानी कि एक विशेष स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। कहाँ पर रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्फ और पानी हमेशा साम्य अवस्था में रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे कि बर्फ को आप रख देंगे खुले वातावरण में तो वो पानी में परिवर्तित हो जाती है, साम्य अवस्था में नहीं रहती। पर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये दो स्टेट में, इसमें आइस भी है और इसके अंदर वाटर है। कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलो दूसरी कंडीशन की बात करें। सेकंड दे रखा है द्रव का गैस के साथ में। दूसरी कंडीशन है द्रव का गैस के साथ, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात। क्या उदाहरण हो सकता है इसका, लिक्विड ने वाटर, गैस ने वेपर। तो लिख दो, पानी और वाष्प। पानी और वाष्प। अभी हमने कहा थोड़ी देर पहले कि हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर अब पानी ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया, ऊपर से ढक्कन ढक रखा। थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे ये कन्वर्ट होगा वेपर में थोड़ी देर तक। तो अब थोड़ी देर बाद वेपर क्या होगी, आपस में इकट्ठी होगी। भाप क्या होती है, इकट्ठी होगी। इकट्ठी होगी तो उसको बोलते हैं संघनित होना, कंडेंसेशन प्रोसेस। ये कंडेंसेशन होके कहाँ जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। तो ऊपर वाष्प, नीचे द्रव यानी पानी। तो पानी और वाष्प क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बन जाते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब बन रहे हैं, तो हमने कहा कि हम ये पूरी प्रोसेस किस पे करवा रहे हैं, तो ध्यान रखना रूम टेम्परेचर पर प्रोसेस होती है, कमरे के ताप पर ही इसको किया जाता है, ठीक है ना। कौन से ताप पे, कमरे के ताप पर ये प्रोसेस होती है। और जहाँ भी प्रोसेस होगी उस एपरेटस को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद एपरेटस में ये प्रोसेस पूर्ण होती है। तीसरी होती है ठोस का गैस में परिवर्तन। तीसरी
ठोस का गैस में कन्वर्जन, सॉलिड का चेंज होना और वेपर के साथ चेंज। एग्जाम्पल आइस और वेपर, हिंदी में बोलो तो जल वाष्प, और यहां लिखो तो बर्फ। अब हम लोग जानते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है ना, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कहलाएगा? सॉलिड से लिक्विड नहीं, वो तो है टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की हमने 12th में पढ़ी है। एक तो पढ़ा है, मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, सुनना, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो यहाँ पर बात होगी फ्रीजिंग पॉइंट की, हिमांक की। सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हो, पिघल रहा है, तो यहाँ पर बात होगी क्वथनांक गलनांक की, गल रहा है ना, गलनांक। तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब लिक्विड से गैस में जा रहे हो, आप उबल रहे हो तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। गैस से लिक्विड में जा रहे हो, क्या होगा? गैस से लिक्विड में ले जा रहे हो, क्या कहलाएगा? गैस से लिक्विड गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड, इनको सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहला जाता है? ऊर्ध्वपातन। सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में नेफ्थलीन और कपूर। देखा है नेफ्थलीन? देखा सबने? नेफ्थलीन देखा है? नेफ्थलीन हमारे डेली लाइफ में नहीं देखा। नेफ्थलीन आपने देखा होगा कि जो कपड़े होते हैं घर के अंदर हमारे, ठीक है ना, जिनको हम 6 महीने साल भर बाद इस्तेमाल करते बहुत बार, उन कपड़ों के अंदर एक वाइट कलर की गोली रखी जाती है, वो नेफ्थलीन की बॉल होती है। या फिर हम कहीं टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में वाइट कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की बॉल्स रखी रहती हैं, वो नेफ्थलीन बॉल होती है। तो नेफ्थलीन में, और आपने सबसे बढ़िया मैं उदाहरण दूँ, ओडोनिल जो आता है, ठीक है ना, ओडोनिल जो आता है वो किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल। वो सबसे बढ़िया उदाहरण है कपूर। कपूर को आप खुला रख दो, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, इसको पैक कर दो, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, क्लियर है ना। कपूर को आप खुला रखोगे तो वो इसमें वेपर में चलेगी, और उसको बंद करके रख दो तो वेपर इकट्ठे होकर वापस सॉलिड बना देंगे। तो ये प्रोसेस किस में होती है? ये तीनों होती है फिजिकल इक्विलिब्रियम में, क्लियर है। इसके बाद का हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।